नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और ये हो जाता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने इसी का एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का इससे पहला प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस और आरओ की या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए काफ़ी जो है कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और हमारे चैनल पर आपको मैराथन क्लासें भी देखने को मिल जाएंगी जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प उनके द्वारा हो जाएगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाता है और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 51 नंबर से यहाँ चलेंगे। 50 क्वेश्चन हमने आपको पहले सेट में करा दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वो दल है जिसका प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। एक ऑप्शन यहाँ पर सही है और वो कौन सा है वो आपको बताना है। आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर लिबरल पार्टी, क्योंकि जो आपका दलों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत की संविधान निर्मात्री सभा में उसमें आपका हिंदू महासभा हो जाती है। हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे जो इसके जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्हें नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन हो जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी हो जाते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान निर्मात्री सभा में। इसके बाद आ जाती है हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो सारे नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में आपके सोमनाथ लाहिड़ी हो जाते हैं और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में हो जाते हैं BR अम्बेडकर। सारी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन एक आपकी लिबरल पार्टी है, जो लिबरल पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो संविधान निर्मात्री सभा में नहीं किया गया था किसी के द्वारा भी। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा 52। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में फर्स्ट डे जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। पहले दिन का जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, वनडे एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपने आपकी परीक्षा में कई बार देखा भी होगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 9 दिसंबर हो जाता है। ठीक है, और 1900 हो जाता है यहाँ पर 46, जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रथम दिन और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। जो संविधान सभा है उसका जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन वही है, केवल घुमा फिराकर जो है एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है वो सेम क्वेश्चन यही था। ठीक है, उसमें पूछा गया था प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी भारतीय संविधान में, और यहाँ पूछ लिया गया संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो हमने आपको डेट भी बताई थी, अभी वो हो जाती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। और ये वीडियो है, इसका अगर आप फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी वीडियो की जो है फ्री PDF उपलब्ध कराई जाती है और आपसे कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं लिया जाता है।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, आपको बताना है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो जाते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं ये भी आपके अध्यक्ष रहे हैं। किस किस के अध्यक्ष रहे हैं वो भी हम आपको यहाँ पर सारे बताने वाले हैं। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो बाकी हमारी समितियाँ हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्या, सारे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। संविधान सभा की मुख्य समितियाँ और उनके अध्यक्ष जो हैं आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आ जाती है आपकी तो नियत समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन सी समिति है? यह है नियत समिति। इसके बाद आ जाती है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी समिति आ जाती है राज्यों के लिए, जो समझौता समिति थी, राज्यों के लिए थी। तो ये हो जाते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रारूप समिति से। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आपका बनता है। सलाहकार समिति पूछी गई है आपसे, तो ये हो जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष यहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी हो जाएगा, क्योंकि इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। जो आपकी सलाहकार समिति है इसकी 2 उप समितियाँ भी मानी जाती हैं। इन्हीं में आपकी एक हो जाती है मूल उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं JB कृपलानी। और एक हो जाती है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं HC मुखर्जी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो संघ शक्ति समिति है तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो जाते हैं संघ शक्ति समिति के। ये सारे ही आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाती है संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू ही। और प्रांतीय संविधान समिति, जो हमारे अभी क्वेश्चन बना था वो प्रांतीय संविधान समिति से ही बना था, तो इसके जो अध्यक्ष है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इन सभी समितियों से कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी का चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर आप इसकी फ्री PDF भी ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। आप बड़े आराम से जो है उसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही है, किसको नियुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो संविधान समिति का जो संवैधानिक सलाहकार था वो था आपका डॉक्टर BN राव। ठीक है, इनको जो है वहाँ पर नियुक्त किया गया था। और ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा जो हमारी प्रारूप समिति है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल बात की गई है जो हमारी प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्य आपके हो जाते हैं। नंबर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य आपके प्रारूप समिति में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष है वो आ जाते हैं आपके डॉक्टर BR अंबेडकर। ये हो जाते हैं यहाँ पर इसके अध्यक्ष। इसके अलावा जो दूसरे सदस्य थे वो हो जाते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य हो जाते हैं। तीसरे सदस्य हो जाते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ऊपर अयंगर है और नीचे अय्यर है। इसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर पर डॉक्टर KM मुंशी। ये आ जाते हैं हमारे 4 नंबर पर। 5 नंबर पर आ जाते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये आ जाते हैं 5 नंबर पर। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, N माधव राय आ जाते हैं। ये आ जाते हैं BL मित्र के स्थान पर। ठीक है, BL मित्र जो है वो बीच में से ही चले जाते हैं, तो उनके स्थान पर आ जाते हैं आपके N माधव राय। और एक और सदस्य हैं TT कृष्णामाचारी।
ये आ जाते हैं आपके डीपी खेतान के स्थान पर। तो डीपी खेतान की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को जो है नियुक्त कर लिया जाता है प्रारूप समिति में, ठीक है। तो सातों के सात नाम जो हैं यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे। इन सात से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके प्रारूप समिति से बनते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया सबसे पहले प्रारूप समिति का जो गठन है ये कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है, प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1947 को विधानसभा को संविधान का प्रारूप पेश किया था। विधानसभा में जो संविधान का प्रारूप पेश किया था तो ये किया गया था 4 नवंबर 1947 को। इसके अलावा अगला पॉइंट जो बनता है इंपॉर्टेंट, संविधान पर विचार करते हुए विधानसभा ने कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों को पेश किया था, ठीक है। टोटल संशोधन इतने हुए थे जब उस पर विचार हो रहा था, जब उस पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं या विचार दिए जा रहे थे, उसमें से जो संशोधन पेश हुए थे वो हुए थे 2,473। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। इसके अलावा बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 24 जनवरी को हस्ताक्षर हो जाते हैं सभी के, और 26 जनवरी को जो है ये भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो सभी जो सिग्नेचर हुए हैं ये भी आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किस डेट में किए थे। क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और आजकल जो है एग्जामिनर आपसे डीप ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए आपको डीपली नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगला पॉइंट बनता है प्रारूप समिति से, कि प्रारूप समिति का जो विचार है ये आया था आयरलैंड से, ठीक है। प्रारूप समिति का जो विचार है ये आया था आयरलैंड से, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। एक और अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा आपके सामने, वो आप शायद कोई नहीं जानते हैं। अम्बेडकर ने जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था अपना संविधान बनाने के लिए, अपने देश का संविधान बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो है वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे, उसको अभी आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डीपली क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, भारत संविधान सभा का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो प्रारूप जो तैयार किया गया था तो ये किया गया था B.N. राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और B.N. राव हो जाते हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था प्रथम बार। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति यानी जो उस पर जो ग्राफिक डिजाइनिंग होनी थी उसके जो अध्यक्ष थे या उसके जो सदस्य नहीं थे वो आपको बताना है। तो पांडुलेखन के एक तो आपके मोहम्मद सादुल्लाह हैं, ये आपके पांडुलेखन समिति के सदस्य बन जाते हैं। A.K. अयंगर भी हो जाते हैं और K.M. मुंशी भी हो जाते हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये आपके पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या थी वो हो जाती है यहाँ पर 7। नाम और सारी चीज़ें हम उनकी आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 सदस्य हो जाते हैं। सातों के नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान
जो प्रारूप समिति है, 7 सदस्य हो जाते हैं प्रारूप समिति में। तो यहाँ पर बताना कौन उसके सदस्य थे और कौन यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर बात की गई है, एक तो आपके जो एन गोपाला स्वामी हैं ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, एन गोपाला स्वामी हो जाते हैं और एक हो जाते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे और सरदार पटेल भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। और 1 और 3 किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो प्रारूप समिति का जो गठन है ये किया जाता है आपका 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। इस समिति से और भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं सभी को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से जो है हमने बाकी चीज़ें आपको समझा रखी है। तो आपको यहाँ पर समझना है, ये संविधान समिति संविधान सभा द्वारा स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तय करने के लिए गठित की गई एक समिति थी। क्या नाम है? झंडा समिति। तो जब संविधान जो सभा थी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा अब है 3 रंग का तिरंगा जिसको कहते हैं, तो उसका डिजाइन तय करने के लिए कमेटी गठित जो है यहाँ पर की गई थी, उसको कहा गया है झंडा समिति। अब इस झंडा समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए कांग्रेस ने झंडे में थोड़े से संशोधन कर लिए थे। तो ये जो संशोधन है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और उससे पहले उसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारतीय संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जो हमारा भारतीय संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। तो ये अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 10 बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ कहा गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात किसकी हो रही है? संविधान, भारतीय संविधान की। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। और इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, कई बार आपसे पूछा गया है, 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें लगभग 145,000 यानी कि 1,45,000 शब्द भी थे, और जिससे यह अब तक अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन जाता है। तो शब्दों की यहाँ पर बात की गई है, अनुच्छेद की बात की गई है और अनुसूचियों की भी बात की गई है, और भाग भी आपको पता होने चाहिए। तो 22 भाग यहाँ पर आपके हो जाते हैं। तो 22 भाग हो जाते हैं जो आपके संविधान में थे संविधान बनने के समय। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी बता देगा इसका आंसर, हालांकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो भारतीय
जो संविधान है उसके जो निर्माण में लगे थे, तो ये लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग जाता है संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। जनवरी 22 की बात करेंगे 1947 में, तो ये संविधान देना था भारत को और उसका जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं, जैसे संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कुल 114 दिन की बैठक की थी। तो 114 दिन की जो बैठक है उन पर विचार विमर्श होते थे। तो 114 दिन तक जो है बैठक चली थी। उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो 114 दिन तक जो है वहाँ पर विचार विमर्श जो है चलता रहा। इन बैठकों में संविधान का मसौदा तैयार किया गया और उसमें कई संशोधन भी किए गए थे। संविधान को बनाने में कुल 64 लाख खर्च हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान को बनाने में 64 लाख खर्च हुए थे। संविधान में कुछ प्रावधान जैसे 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। कुछ जो प्रावधान हैं संविधान के वो हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू, और जो उसका प्रमुख हिस्सा है जो आपका पूर्ण रूप से अगर कहेंगे तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है, ये आपको बताना है। तो ये जो कथन हो जाता है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है ये कहा गया है आपका केसी वियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और कथन आपको याद रख लेना है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। तो ये जो आपका कथन है ये आपको याद रखना है, केसी वियर के द्वारा इसको कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो सबसे पहला हम जो ऑप्शन देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं। तो के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि के.एम. मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दूसरा कथन हो जाता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। तो ये भी करेक्ट हो जाता है, संविधान सभा द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट आई थी, इसकी आई थी 1957 द्वारा पंचायती राज की संशोधित की जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 4 नंबर आ जाता है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो आपका राष्ट्रपति को नहीं कहा जाएगा। तो किसको कहा जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षक ये कहा जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट को, यानी एससी को कहा जाएगा, ठीक है। एससी यानी इसको आप सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हो जाता है अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है उसका संरक्षित घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये क्वेश्चन आपसे आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है आपका ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। ऑस्टिन कौन थे? तो ये जो है एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ हो जाते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो हो जाता है ग्रेनविल ऑस्टिन। और ये इन्होंने ही कहा था, जब कांग्रेस का जो है पूरा प्रभाव था उस समय, तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था, ठीक है। तो ये कहा गया है, इनकी एक रचना थी, प्रमुख पुस्तक थी, वो थी इनकी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कहा गया था ऑस्टिन के द्वारा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत।
अगला क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? इनमें से कौन है जो भारत का प्रथम कानून मंत्री बन जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये माना जाएगा आपका। कौन हो जाते हैं जो प्रथम कानून मंत्री है? तो प्रथम कानून मंत्री हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर BR अंबेडकर इनको कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बताना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको देख लेना है। संविधान सभा को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही है। संविधान सभा को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की निर्मात्री समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आपको अभी बता रहे थे, ये हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो ये हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आपको एक चीज़ समझनी है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने 60 देशों का संविधान लिया, उसको स्टडी किया, उस पर विचार किया, क्या उसमें से हम ले सकते हैं अपने संविधान में, उसको देखा, ठीक है, उसको अपने संविधान में डाल लिया, ठीक है। तो उनकी काबिलियत पर जो है कुछ लोग शक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 देशों का संविधान का उन्होंने अध्ययन किया है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक देश का यानी भारत के संविधान को भी अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो 50% जो स्टूडेंट है वो तो अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उनको तो पता है सब चीज़ें, लेकिन 50% जो स्टूडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया, क्या क्या वहाँ पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। और इसी तरह से जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उन क्वेश्चनों को वो गलत करके आते हैं जो हमारे 50% स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ही एक मोटिवेशनल जो है चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि अकेले जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं 60 देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को निकालते हैं। अब देखिए उनका माइंड जो है कितना शार्प था, ठीक है, किस तरह का उनका माइंड रहा होगा कि हम तो एक देश का संविधान अच्छे से नहीं पढ़ पाते, यानी अपने देश का ही संविधान अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से जितने क्वेश्चन होते हैं उनको हम गलत कर देते हैं। लेकिन वो ऐसे महान शख्सियत रही है जिन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन अकेले ही किया है, ठीक है। तो चलिए बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हो जाता है कथन और कारण से। तो कथन कहता है भारत का एक लिखित संविधान है, तो ये तो आपका यहाँ पर सही कथन है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो जाता है। भारत का एक लिखित संविधान है और भारत में एक संविधान सभा थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और भारत में जो है एक संविधान सभा भी थी, तो दोनों यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट ही माने जाएंगे। और जब लिखित संविधान है तो संविधान सभा भी वहाँ पर होगी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारा जो आपको यहाँ पर कंटेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है और चूजिंग वाले क्वेश्चन जो चूज़ करे गए हैं हमारे द्वारा, जो आपकी परीक्षा से बिल्कुल ओरिएंटेड है, वो ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। काफ़ी समय लगता है इसको जो है निकालने के लिए। तो यहाँ कहा गया भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। आपको बताना कितनी महिला सदस्य हो जाती हैं, और महिला सदस्य होने के साथ साथ आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। अगर नाम आपको याद नहीं रखने हैं तो एक बार तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। अगर गलती से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आपका क्वेश्चन महिला सदस्यों से आ जाता है, तो आप नाम जो है एक बार आपने पढ़ा तो आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से नाम वहाँ पर थे और कौन कौन से नहीं थे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाती है यहाँ पर 15, ठीक है। महिला सदस्यों की संख्या 15 है। नाम क्या क्या हो जाते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों के नाम, सबसे पहले अम्मू स्वामीनाथन हो जाती हैं। इसके बाद हो जाती हैं दक्षिणावी वेला युथन, बेगम एजाज रसूल हो जाती हैं, और इसके बाद हमारी आ जाती हैं 4 नंबर पर दुर्गाबाई देशमुख, 5 नंबर पर हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी 6 नंबर पर, 7 नंबर पर लीला राय, 8 नंबर पर मालती चौधरी। नाम आपको याद रखने हैं सारे, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं।
अगला नंबर आ जाएगा पूर्णिमा बनर्जी 9 नंबर पर। 10 पर आ जाती है राजकुमारी अमृत कौर। 11 पर आ जाती है रेणुका रे। 12 पर आ जाती हैं सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी आ जाती है जो 13 नंबर पर है, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी रही हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष रही हैं। और एक आ जाती हैं एनी मस्करीन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन की यहाँ पर बात हो रही है, कब प्रारंभ हो जाता है। तो भारतीय संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पर बात की गई है तृतीय वाचन की। तो जो तृतीय वाचन है ये हो जाता है 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को तृतीय और फाइनल जो है आपका वाचन यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है संविधान सभा में आपसे क्वेश्चन बनेगा कितने वाचन थे, तो यहाँ पर केवल 3 वाचन जो है संविधान सभा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है यह आपको बताना है। बात की गई है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया जाता है आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और यहाँ पर हम बताएंगे आपको किस किस जो संविधान है क्या क्या जो है लिया गया है किस देश के संविधान से। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान के स्रोत। तो ब्रिटिश संविधान है, इसमें संसदीय शासन प्रणाली ली जाती है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली जाती है, इकहरी नागरिकता और विधि का शासन, ये हो जाता है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो ये लिया जाता है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है सर्वोच्च माना जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की, यहाँ पर बात करेंगे। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी आयरलैंड का संविधान। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, कहाँ कहाँ से जो है निर्वाचक मंडल होगा, राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली, तो ये कहा गया है सब आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है ये प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची बार बार पूछी जाती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद आ जाता है हमारा कनाडा का संविधान। अब कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ ये भी पूछी गई है, और सबल केंद्रीय प्रणाली, ठीक है, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा जो जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर, और इससे लिया गया है आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। इसके बाद संविधान दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है ये संविधान संशोधन की पद्धति है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की पद्धति है। जापान का संविधान की बात करते हैं तो जापान का जो संविधान है विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया है। और पूर्व सोवियत संघ का जो संविधान है वहाँ से लिए जाते हैं आपके मूल कर्तव्य। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ आपने देख ली है डिटेल वाइज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है यहाँ पर प्रावधान, एक तरफ आपके प्रावधान किए गए हैं, एक तरफ आपके जो है यहाँ पर स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार। इसके अलावा जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ हम आपको बता चुके हैं आयरलैंड से लिए गए हैं।
और यहाँ पर हो जाता है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, या आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई हैं। तो जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं आपकी कनाडा के संविधान से। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा, जो सुमेलित यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये आपकी जर्मनी से ही ली गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है, तो मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये ली गई है आपकी यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए से ली गई है आपकी मौलिक अधिकारों की अवधारणा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो संप्रभुता है ये तो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, लोकतंत्रात्मक भी है और पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन संघीय शब्द का जो है इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए आपको क्या क्या जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना था कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरू होती है। ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था। तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग, यहाँ से जो है ये प्रस्तावना शुरू होती है। इसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है इससे कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया है कि जो प्रस्तावना वो किस शब्द से शुरू हो रही है। ठीक है, अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा कि इनमें से कौन सा शब्द वहाँ पर नहीं है। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था संघीय, वो आपका वहाँ पर नहीं था। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कितने तरह के न्याय की जो है यहाँ पर बात कही गई है प्रस्तावना में, कितने तरह के जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है संविधान में, और कितने प्रकार के जो है अवसर की समता की बात कही गई है। तो यह सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं और अभी जो है ये आने वाले हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों से कूट का प्रयोग करते हुए चयन आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सूची 1 का में आ जाते हैं आपके उपबंध, और सूची 2 में आ जाते हैं उद्गम स्रोत। तो उपबंध और उद्गम स्रोतों की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा जाता है जो हमारी समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची आ जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ए का हमारा 4 हो जाता है, तो ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 सी में नहीं है, और ए का 4 जो है बी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो इस हिसाब से एलिमिनेट करने के बाद हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम चेक कर लेते हैं जो विधि का शासन है, तो ये आ जाता है हमारा ब्रिटिश संविधान से। नीति निदेशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और विधि द्वारा स्थापित शासन हो जाता है आपका जापान के संविधान से। तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ग्रहित की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा ग्रहित की गई है ये की गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशल यूपी पीसीएस, आरओ और उत्तर प्रदेश का कोई सा भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम न्यायिक पुनरावलोकन की यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका भारत और यूएसए दोनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है ये किससे लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये लिया गया है रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है आपका विघटित सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है। विघटित जो आपका सोवियत संघ है वहाँ से जो है ये लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता के संशोधन से उद्गृत है। कानून के समक्ष समानता आपसे पूछी गई है। तो कानून के समक्ष जो समानता है ये हो जाती है आपकी ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं और स्टूडेंट जो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो जाता है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ये भी करेक्ट हो जाता है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो ये गलत हो जाएगा। जो संशोधन की प्रक्रिया है ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर संविधान में संशोधन प्रक्रिया की बात कही गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ये नहीं ली गई है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो संघ राज्य संबंध में जो समानता पाई जाती है वो पाई जाएगी एक तो कनाडाई संविधान में और एक पाई जाती है आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हमने आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्रस्तावना से, तो ये क्वेश्चन जो है प्रस्तावना से ही बना है। और आपसे पूछा गया है प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। तो कौन सा जो है यहाँ पर न्याय हो जाते हैं वो आपको बताना है। तो 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की गई है और ये हो जाते हैं इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धार्मिक न्याय की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो दूसरे में आपका सांस्कृतिक न्याय की बात भी नहीं की गई है और तीसरे में भी आपके सांस्कृतिक की बात नहीं की गई है। तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहाँ पर जो है दिखाया गया है डिटेल में भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में न्याय के 3 रूपों का जिक्र किया गया है। 3 रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाता है सामाजिक न्याय, एक हो जाता है आर्थिक न्याय और एक हो जाता है राजनीतिक न्याय। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है जो संविधान में न्याय के इन रूपों का मतलब, तो इन रूपों का क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा सामाजिक न्याय है तो इसका मतलब हो जाता है जाति, वर्ण या किसी और आधार पर भेदभाव ना किया जाए और साथ ही हर नागरिक को उन्नति के लिए उचित अवसर भी मिलने चाहिए। ये हो जाता है आपका पहला यानी सामाजिक न्याय का मतलब। दूसरा जो न्याय है वो है हमारा आर्थिक न्याय। इसका मतलब हो जाता है आर्थिक शोषण को खत्म करना,
ठीक है, ये हो जाता है आपका आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो इसका मतलब है राजनीति में न्याय होना चाहिए, जो आजकल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जो न्याय की बात की गई है वो की गई है 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से हो जाते हैं, तो तीनों हमने आपको बता दिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, ये कौन सा जो है मामला हो जाता है। सारे मामले आपको पता होना चाहिए, उनके वर्ष भी आपसे पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बेरुबारी केस। तो बेरुबारी केस में क्या कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया है बेरुबारी वाद केस में। और यहाँ पर जो है हमारे कुछ मामले दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, 1950 में आ जाता है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह आ जाता है 1951 में। बेरुबारी यूनियन केस, ये आ जाता है 1960 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह आ जाता है 1967 में। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला, यह आ जाता है 1975 में। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ, यह आ जाता है 1960 में। MC मेहता बनाम भारत संघ, यह आ जाता है 1986 में। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ की बात करते हैं तो यह आ जाता है 1994 में। और एक हमारी और बचती है, यह आ जाती है सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, तो ये आ जाता है 2017 में। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, तो ये सभी हो जाते हैं जो मामले हैं आपके संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। अगला क्वेश्चन बनता है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किसके द्वारा कहा गया था जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये कहा गया था सबसे पहले बेरुबारी मामले में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, संविधान की जो सभा है उसका विधिक स्वरूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है यहाँ पर विधिक स्वरूप, यह जो है लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, कथन है और कारण 2 से। तो भारत का संविधान सबसे लंबा जो है हो गया है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। मौलिक अधिकारों को जो अध्याय है वो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन ए और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेख नहीं है। कौन सा एक हो जाता है जिसका उल्लेख नहीं है भारत की प्रस्तावना में। तो यहाँ पर जो उल्लेख नहीं है, एक तो आपका संप्रभु का है, हमने आपको पूरी प्रस्तावना दिखा दी है। गणतंत्र भी देखने को मिल जाता है और समाजवादी भी मिल जाएगा, लेकिन संघात्मक जो है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। तो किस वर्ष जोड़े जाते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो ये जोड़े जाते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब की बात है, तो ये हो जाती है बात 1976 की। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अभी आई थी भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द साल 1976 में 42वें संविधान के जरिए जोड़े गए थे, और ये शब्द इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान
जोड़े गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी सरकार थी उस समय। तो उस समय जो सरकार है वो हो जाती है इंदिरा गांधी की सरकार। और आगे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाता है इस संविधान के जरिए प्रस्तावनाओं में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था और ये संविधान भारतीय संविधान के सबसे अहम जो है माने जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट हो जाता है ये हो जाता है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसे इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा इंदिरा संविधान के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका लघु संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, और इस संविधान में अब तक का सबसे व्यापक संशोधन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं में जोड़ा गया है। तो प्रस्तावनाओं में क्या जोड़ा गया है ये आपको पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दो शब्द वहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक आपका समाजवादी और एक हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो दोनों शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावनाओं में। अगला क्वेश्चन है ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, तो ये प्रस्तावनाओं में किस वर्ष जोड़े गए थे, तो ये जोड़े जाते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा और 42वां संविधान संशोधन हो जाता है 1976 में, जिसके तहत इनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द हैं जो सम्मिलित नहीं थे जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है भारतीय संविधान को? तो उस समय जो है यहाँ पर समाजवादी शब्द नहीं था उसमें। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष है, ये भी बाद में जोड़ा गया है और एक आपका अखंडता है, ये भी आपका बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो तीनों जो शब्द हैं 1, 2 और 3 ये जो है बाद में जोड़े गए हैं। 26 नवंबर 1949 को ये नहीं थे और ये 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाता है और 1, 2, 3 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। ठीक है, और आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेना में कौन कौन से यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं, सही आपसे पूछे गए हैं। तो संपूर्ण शक्ति का जो मूल स्रोत है ये जनता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। जो आपकी संपूर्ण शक्ति है उसका जो मूल स्रोत है वो जनता को ही माना गया है। भारतीय संविधान जो है संघ राज्यों की कृति है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है ये आपका संघ राज्यों की कृति नहीं है। ठीक है, इसके बाद लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपयोग कर सकते हैं, ये भी करेक्ट हो जाता है। और संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता के लिए आश्वस्त करता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत है ये कहा गया है जब प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग, तो जो मूल स्रोत है वो भारत के लोग ही यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर जो है सही कथन है तो 1, 3 और 4 और 1, 3, 4 किस में दिए गए हैं, तो 1, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। उसी क्रम में उल्लेख किया गया है यानी कि न्याय सबसे पहले, फिर स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं, समानता और भ्रातृत्व कितने प्रकार के हैं, उसी क्रम में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उससे स्पष्ट होता है 3 प्रकार के यहाँ पर न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। एक आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय हो जाएंगे, तो 3 आपका सबसे पहले आ जाना चाहिए, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 आपका आ जाता है दूसरे नंबर पर। ठीक है,
इसके बाद दो समानता दी गई है जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो जाती है, तो दो भी आपका इसी में दिया गया है। और एक आ जाता है जो भ्रातृत्व है, ये जो है बंधुत्व यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरह से 3, 5, 2 और आपका 1, तो 3, 5, 2, 1 हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपके जो न्याय हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार से आपका भ्रातृत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में जो प्रयुक्त न्याय शब्द है वो अभिव्यक्त करता है, किसको अभिव्यक्त करता है? तो ये जो अभिव्यक्त करेगा ये करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त न्याय शब्द यह अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। आपसे पूछा गया भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना हो जाता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो जाती है, अवसर की समानता भी हो जाएगी और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मानी जाएगी। तो इस तरह से आपके जो चारों दिए गए हैं ये ही आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताना था भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो सभी चारों को यहाँ पर सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वायदा करेगी वो सामाजिक न्याय के लिए, विचार की स्वतंत्रता के लिए भी करती है और राजनीतिक न्याय के लिए भी करती है, लेकिन पूजा की समानता के लिए जो है उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है जो आपकी प्रस्तावना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।